हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड, तो हमारे 2-3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो लिया है तो उसका पहले कंसेप्ट करते हैं कि कौन सा इसमें कंसेप्ट यूज़ होगा, कौन सा आपको कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हमने रैंक न्यूलिटी थ्योरम की हुई है। तो रैंक न्यूलिटी थ्योरम क्या थी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती है U से V पे, तो जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस यानी कि रैंक ऑफ T, ठीक है, यहाँ बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस नल स्पेस की डायमेंशन जिसको हम बोलते थे नलिटी। ठीक है जी, ये दोनों का जो सम है वो डोमेन वाली साइड डायमेंशन ऑफ U के इक्वल होता है। ठीक है, एक तो रिजल्ट आपका रैंक न्यूलिटी थ्योरम वाला लगेगा। साथ में ही एक बात आपको पता होगी कि अगर M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ A M क्रॉस N की मैट्रिक्स का, वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ M एंड N। ठीक है जी, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए कि अगर आपको 3 क्रॉस 5 का एग्जांपल दे दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 का है, तो उसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का मिनिमम क्या है 3 से लेस या इक्वल हो सकता है। ठीक है, साथ में ही एक और एग्जांपल रख सकते हो आप, रैंक ऑफ ए बी। अगर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दी जाती हैं, उनकी प्रोडक्ट का भी एक रिजल्ट होता है, तो सेम इसी प्रोसेस से चलता है वो कि रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम किसका, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी का। ठीक है जी, तो रैंक ऑफ ए बी का जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू होता है जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी का मिनिमम है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों चीज़ों से हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो ये बोल रहा है कि लेट LRN बी ए स्पेस ऑफ R लीनियर मैप्स, यानी कि इसने क्या किए हुए हैं, RN से RN, TRN से RN के ऊपर जितने भी पॉसिबल आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप पॉसिबल हैं उनको इकट्ठा करके LRN में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ़ कर्नल ऑफ T डिनोट्स दी कर्नल ऑफ T। ठीक है, ये नोटेशन थी, तो ये नल स्पेस आप बोल सकते हो कर्नल को। फिर ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, आर ट्रू। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि अगर n की जगह हम 5 रख ले तो जो ये कलेक्शन है इसमें से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी मिल जाएगी जिसमें रेंज ऑफ T और कर्नल ऑफ T बराबर हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर बोल रहा है 6 ले लेते हो तो एग्जिस्ट करेगी। फिर बोल रहा है कि 6 लेते हो तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यूज है कि अगर रेंज ऑफ T और कर्नल ऑफ T इक्वल हैं तो उनकी जो डायमेंशंस आएंगी स्टूडेंट वो क्या होंगी, सेम होंगी। और डायमेंशंस हम पता है कि रेंज स्पेस की डायमेंशन को आप रैंक बोलते हो, नल स्पेस की डायमेंशन को आप नलिटी बोलते हो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं सम कांस्टेंट के, तो रैंक ऑफ T K हो जाएगा, नलिटी भी K हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि हम पॉसिबल लेके चलते हैं कि R5 में पॉसिबल हो पाएगा ऐसा। अगर हमने n को 5 लिया हुआ है यानी कि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है वो आपकी R5 से R5 बन रही है, यानी कि जो मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग आई वो क्या आएगी, 5 क्रॉस 5 की। तो हमने दोनों को सेम माना और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U लिख लिया। ठीक है, अब ये अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ से आएगी, R5 से R5 तक। ठीक है जी, अब इस साइड ये क्या बन जाएगा, इसके गिवन रिजल्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, ये सभी हो जाएंगे एक साथ ही। तो ये आ जाएगा 2K इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो डायमेंशन ऑफ U है ना, डायमेंशन ऑफ U वो क्या है, E1। ठीक है, यानी कि ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाएगी अगर आपकी डायमेंशन ऑफ U यानी इस साइड वाली जो वेक्टर स्पेस दी हुई है इसकी डायमेंशन क्या हो जाए, E1। तो देखो यहाँ पे तो 5 बोल रहा है ना, तो इस केस में तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जाएगी R5 से R5 पे। अगर हम इधर 5 ले रहे हैं, डायमेंशन ऑफ U 5 है और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वो इवन नंबर आएगा। 5 इवन नंबर तो नहीं है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाता है, ये आपका
सही हो जाता है कि R5 के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमने ये किया है, ठीक है। R6 में ऐसा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि R6 है तो 6 क्या है, क्योंकि इवन के इक्वल आना चाहिए डायमेंशन ऑफ U। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ U क्या बनेगी, 6 बनेगी ना, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हैं, R6 से R6 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, इसने बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। R5 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, या आप कोई भी ले सकते हो। अगर ओड नंबर दिया जाएगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आपने रिजल्ट ध्यान में रखना है। अगर ये इवन हो जाए तो एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, देर एग्जिस्ट की बात कर रहा है ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, ये आपका 2014 में आया था। अब यहाँ पे भी वही सेम केस है, रैंक नलिटी थ्योरम ही लगने वाली है आपकी। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, M क्रॉस N की मैट्रिसेस इंट्रीज आपकी R में से आ रही है और फील्ड भी इसने R ही लिया हुआ है। फिर बोल रहा कि नीचे जो दिए हुए ऑप्शन उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब ये बोल रहा है इस कलेक्शन के अंदर एक मैट्रिक्स आपको ऐसी मिलेगी सच दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज 2, ठीक है। अब देखो हम चलेंगे रैंक नलिटी थ्योरम पे। इसने क्या कर दिया, नल स्पेस, देखो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस दी हुई है, यानी कि इसने नलिटी दी हुई है 2 और रैंक ऑफ टी हमें पता नहीं, तो निकाल सकते हैं रैंक ऑफ टी। ये इक्वल किसके आता है, डायमेंशन ऑफ यू, यानी कि जो डोमेन वाली साइड में जो आपकी वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बन रही है 2 क्रॉस 5 की। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती है u से v, इसकी डायमेंशन m और इसकी डायमेंशन n है, तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनती है ना इसके कोरस्पॉन्डिंग, वो बनती है उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, n क्रॉस m आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 5 दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये अप्लाई किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो कि ये जो मैट्रिक्स है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, R5 से R2 पे आएगी, ठीक है, R5 से R2 के ऊपर आएगी। अगर आप इस चीज़ को नोटेट करते हो, ठीक है, और याद ध्यान में रख सकते हो, तो ऐसा होगा, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, 2 नल स्पेस की डायमेंशन यानी कि नलिटी दे दी, रैंक दे दिया, ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ यू वाली साइड, यानी कि 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल होगा। यहाँ से आप बोल सकते हो जो इसका रैंक है इस टी के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या आने वाला है, वो आ जाएगा जी आपका 3, ठीक है, रैंक ऑफ टी 3 यानी कि टी भी बोल सकते हो ए भी बोल सकते हो, क्योंकि उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपकी मैट्रिक्स बन रही है। तो रैंक ऑफ टी रैंक ऑफ ए की बात होगी। अब चलो यहाँ देखो, ये जो मैट्रिक्स है एम, इसका रैंक कितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 क्रॉस 5 की है, तो इसका जो रैंक होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 एंड 5, तो वो तो 2 है ना, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी हमें पहले ही पता चल गई थी कि इसका रैंक जो पॉसिबल हो सकता है वो तो 2 या 2 से छोटा हो सकता है। लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चला था कि जो रैंक ऑफ टी है वो तो 3 आ गया, यानी कि इसको कंट्राडिक्ट कर गया, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर हम ये केस लेके चलेंगे तो हमारी रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक जो होगा इस मैट्रिक्स एम का वो इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बी ऑप्शन। ये बोला कि देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक्स मिलेगी सच दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 आ गया तो रैंक कितना हो गया, 5 हो गया आपकी बार सेकंड ऑप्शन में, इसके अकॉर्डिंग 5 हो गया। लेकिन हमारी तो कंडीशन क्या है कि 2 क्रॉस 5 का जो रैंक होगा पॉसिबल वो तो आपका लेस देन इक्वल टू 2 ही हो पाएगा। ये क्या बोल रहा है 5, यानी कि अगर इस ऑप्शन को हम सही करते हैं तो रैंक हमारा 5 आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। कंट्राडिक्शन यहाँ आएगी, ये भी आपका ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक्स मिलेगी 2 क्रॉस 5 की, बी मैट्रिक्स मिलेगी 5 क्रॉस 2 की, ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो पहले तो चेक कर लिया करो कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो 2 क्रॉस 5 इसका कॉलम और इसके रोज इक्वल हो रहे हैं तो पॉसिबल तो है। अब बोल रहा है देयर एग्जिस्ट की, देयर एग्जिस्ट की एक तो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी
ए और बी की मल्टीप्लाई करो तो 2 क्रॉस 2 ही आएगा ऑर्डर, तो दिख रहा है। अब बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ऐसा ढूंढ लोगे आप, हो भी सकता है। तो इस ऑप्शन को एक बार हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट M2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है हुज नल स्पेस इज। अब देखो यहाँ देखो नल स्पेस है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नल स्पेस है या रेंज स्पेस है या कोई भी वेक्टर सब स्पेस दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो सबसेट होगा जो मेन आपको स्पेस दी हुई है। मेन स्पेस आपकी क्या है, M क्रॉस N की, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 क्रॉस 5 की, ठीक है। अब देखो तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, वो आएगी R5 से R2 के ऊपर, ठीक है। अब जब नल स्पेस की बात कर रहा है तो वो किस साइड होगा, वो होगा R5 की साइड, क्योंकि हमें पता है डोमेन वाली साइड आपका नल स्पेस आता है। यानी कि ये जो नल स्पेस बनेगा वो सबसेट R5 का बनेगा, इसने दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो आप क्या करो, ओरिजिनल क्या ले लो इसकी डायमेंशन ले लो ओरिजिनली, या आप ले सकते हो कि x1 x2 x3 x4 x5 R5 का है तो इस तरह का एलिमेंट आएगा उसमें। लेकिन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढो कितने हैं। तो इसमें देखो ये बोल रहा है कि x1 और x2 इक्वल हैं, तो मैंने क्या किया, x1 को x2 x1 रखा। फिर बोल रहा है x3 x5 ये सारे बराबर हैं, तो मैंने एक जगह x3 और x3 कर दिया। अब देखो ध्यान से कि इंडिपेंडेंट कितने यूज़ हो रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो आपको पता है एक तो लग रहा है x1 जो बनाएगा 1 1 0 0, ठीक है, यहाँ भी 0। एक आएगा x3 जो बनाएगा 0 0 1 1 1, यानी कि 2 बेसिस होंगी आपकी नल स्पेस की अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो इसकी डायमेंशन कितनी हुई, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लग रहे हैं इस स्पेस को बनाने के लिए, इस वेक्टर सब स्पेस को बनाने के लिए, तो इसकी डायमेंशन कितनी है 2, ठीक है जी। अब देखो ये ऑप्शन और आपका ए ऑप्शन दोनों सेम थे, ठीक है। इसकी डायमेंशन 2 आ रही थी, इसकी भी डायमेंशन 2 आ रही थी, इसमें भी हमने नेगलेक्ट किया था। यहाँ पे इनडायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है 2, यहाँ पे हमने निकाला है कि इसकी डायमेंशन 2 है, वहाँ से फिर आगे जाके नेगलेक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो गया। अब ये बच गया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पे आपको ढूंढना नहीं है, तो आप पहले नेगलेक्ट से ही काम चलाएं क्योंकि अगर आप वहाँ पे सोचने लग जाओगे कि ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी तो इतना आसानी से नहीं मिल पाती, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस को आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, वहाँ से अगर नेगलेक्ट हो पा रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहीं पे 2 ऑप्शन देख के तीसरे पे अटक गए तो ये टाइम आपका कंजप्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, जो नेगलेक्ट होता है उसको नेगलेक्ट करें, बाकी जो बचता है फिर आगे किया करें, ठीक है जी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे रैंक नलिटी थ्योरम से, और एक रिजल्ट बताया था मैंने रैंक ऑफ ए बी वाला। एक रिजल्ट हमारा और यूज हो जाता है यहीं पे कि रैंक ऑफ ए बी अभी हमने देखा था कि लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ठीक है। अब ये तो लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते हो आप, किससे, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। अब आता है माइनस, अब यहाँ पे माइनस कन्फ्यूजन जो होती है वो यहीं होती है। अब देखो ए बी की प्रोडक्ट पॉसिबल हो पा रही है, तो हमें पता है अगर मैं ए को m क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो बी मैट्रिक्स को मेरे को n क्रॉस k की लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस माइनस में जो सब्ट्रैक्ट होता है वो बता रहा हूँ आपको क्या आएगा। अब देखो जो चीज़ कॉमन आएगी, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तभी पॉसिबल हो पाएगी। यही सब्ट्रैक्ट करना होता है आपने, कि मान लो अगर आपको a 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है और b आपको 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रैंक ऑफ बी के बारे में बोला जाए ना, तो रैंक ऑफ बी ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए के रैंक के, बी के रैंक के, प्लस माइनस में कौन सा होगा जो बीच में कॉमन है दोनों में, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज। तो हम यहाँ से अकॉर्डिंग अगर आपने ए और बी को इस तरह से माना हुआ है तो हम एन को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर हमारे रिजल्ट्स यूज होंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी टू नॉन n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए 0
एंड ए प्लस बी इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, ए और बी के ऊपर n क्रॉस n की मैट्रिसेस है। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर ऑलवेज ट्रू, कौन सा हमेशा के लिए सही होगा अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाती है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं, दो रिजल्ट तो हम कर चुके कि जो रैंक ऑफ ए बी होता है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। ठीक है जी, एक हमने किया था जो रैंक ऑफ ए बी है वो ग्रेटर देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ठीक है, एक रिजल्ट और जहाँ पे जो न्यू है वो है रैंक ऑफ ए बी होता है, ए प्लस बी का रैंक होता है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जितने भी रिजल्ट्स हैं रैंक के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। चलिए जब क्वेश्चन करते हैं, अब देखो रैंक ऑफ ए बी इसका यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते वो देखो। पहले तो हमें ए बी के बारे में दिया हुआ कि ए बी करो चाहे बी ए करो, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, जीरो ही होता है। तो अगर मैं यहाँ रखूँ रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इस एन को इस साइड ले गया हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा एन, यानी कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एन तो आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से देखो रैंक ऑफ ए प्लस बी, जब भी ए प्लस बी या ए बी इस तरह का आए तो आपको रैंक के बारे में बात की जाए तो ये रिजल्ट्स आपको माइंड में आने चाहिए। ठीक है, रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या दिया हुआ आपको, रैंक ऑफ ए प्लस बी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इन्वर्टिबल बोला हुआ है। इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब पॉसिबल होगा, जब उसका रैंक फुल हो जाए। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी है, अगर दोनों ए और बी दोनों की दोनों मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है तो ए प्लस बी भी आपकी एन क्रॉस एन की होगी, तो फुल रैंक इसका बनेगा एन। अब देखो कोई भी एक नंबर एन से छोटा और एन से बड़ा इक्वल ऐसा हो रहा है तो इन दोनों का यूज़ करके हम बोल सकते हैं ना कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या आ जाएगा एन के इक्वल। यानी कि ये रिजल्ट है इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको भी आप कर सकते हो क्योंकि हमें पता है रैंक ऑफ ए होता क्या है, एन, एन कौन सा डिमेंशन ऑफ यू, यहाँ पे तो एन क्रॉस एन है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एन में से सब्ट्रैक्ट होगा एन माइनस नलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, एंड इसको भी सेम लिखोगे एन माइनस, अब नोटेशन लिख लेता हूँ मैं, जो नलिटी होती है उसकी नोटेशन ये होती है, तो यहाँ आएगा एन माइनस म्यू ऑफ ए एंड प्लस एन माइनस म्यू ऑफ बी। ठीक है जी, यहाँ पे ये नलिटी है, रैंक से अगर नलिटी निकालोगे तो एन माइनस ये आ जाएगा और इस साइड एन आपका है ही। ठीक है, तो एन एन दो एन हो गए, इधर वाला आएगा तो एन रह जाएगा इस साइड। अगर इन माइनस म्यू ए माइनस म्यू बी उसको इस साइड लेके जाओगे तो म्यू ए प्लस म्यू बी क्या आ गया एन के बराबर। ठीक है, अगर रैंक वाला हो गया तो आप इजीली नलिटी वाला तो कर ही सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी आपका इक्वल होगा। तो जब ऑप्शन नेगलेक्ट करना हो तब आप एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने के लिए कभी भी एग्जाम्पल मत लेना, क्योंकि वहाँ पे माइंड में आ जाता है कि एक एग्जाम्पल लिया ये ट्रू हो रहा है तो ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसी गलतियाँ नहीं करनी। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल जब लेना है तो वहाँ से हम ऑप्शन को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से सिंपल सा जो एग्जाम्पल हमारे ध्यान में आता है वो क्या आएगा, ए को आइडेंटिटी मान लो, बी को जीरो मैट्रिक्स मान लो, चाहे आप उल्टा सीधा मान सकते हो, बी को आइडेंटिटी मान लो, ए को जीरो मान लो। ठीक है, इनमें हमें पता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो जीरो ही आएगा, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो a प्लस बी करूंगा तो आइडेंटिटी ही आने वाला है, क्योंकि आइडेंटिटी में जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे आइडेंटिटी आएगी। अब देखो ये कंडीशन फॉलो करते हुए हमें क्या करना होता है, एग्जाम्पल लेना होता है। फिर देखते हैं, क्योंकि देखो ऑलवेज की बात हो रही है, अगर ये ट्रू होता तो इस एक एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या सही हो रहा है, ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए और बी दोनों इक्वल होंगे, इसका रैंक तो फुल है, अगर एन जो भी लोगे उतना ही हो जाएगा, इसका रैंक जीरो है तो इक्वल तो नहीं हुए, तो ये ऑप्शन आप नेगलेक्ट कर सकते हो।
अब बात रहती है हमारी A माइनस बी मैट्रिक्स की। अब देखो हमेशा आपने ये नहीं ध्यान रखना कि ए प्लस बी हमें इन्वर्टिबल दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ए माइनस बी को इन्वर्टिबल कर देंगे। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब देखो ए प्लस बी आपको इन्वर्टिबल दिया हुआ है, तो अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, वो क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अब यहाँ पे 2ab नहीं लिखना जब तक दिया ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। अब इन्वर्टिबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी और बी ए 0 दिया हुआ, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है हमें ए बी प्लस बी ए 0 दी हुई है, उसी का यूज़ करके हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे क्या आएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये करके देख लो आप, a माइनस बी माइनस ए बी और माइनस बी ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये फिर से 0 दी हुई है, ये कैंसिल हो गया। अब अगर ए बी और बी ए 0 नहीं दिया जाता तो ये a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं आता, ठीक है जी। a प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, इन्वर्टिबल हमें दिया हुआ है। अब अगर हम एक तरह से मान लें कि a माइनस बी इन्वर्टिबल नहीं होगा तो किसी न किसी तरह से तो क्या आएगा, इसका वो डिटरमिनेंट 0 आएगा, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट भी 0 होना चाहिए, वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसको क्या दिया हुआ है, इन्वर्टिबल। तो हमने कौन सी चीज़ यूज़ की, जो हमें ए बी प्लस बी ए 0 दिया हुआ था उसी का यूज़ करके हमने a माइनस बी को भी इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया। ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन ये माइंड में मत बैठाना कि a प्लस बी कहीं भी दिखे तो आप ये कर दोगे, नहीं, आप वो कंडीशंस दी जाती हैं ये वाली, तब आप कर सकते हो, ठीक है। ये अपने माइंड में ध्यान में रखना है। जो भी रिजल्ट इसमें यूज़ हुए उनको आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, काफ़ी यूज़ होते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस को नेगलेक्ट करके ही किया करें, जो ऑप्शंस बच जाते हैं नेगलेक्ट नहीं होते उन पे आप थोड़ा टाइम ख़राब कर सकते हैं, वैसे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है R3 से R4 पे और टी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है R4 से R3 पे, 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी ऑफ एस के बारे में बताया हुआ है। अब देखो जब भी आपने कंसेप्ट लेके आना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लेके आना, ठीक है। वो आपको बताएगा कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ऑप्शंस बताएंगे कि ऑप्शंस में वो ये कंडीशंस दे करके क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। तो नीचे आप देखोगे एस ऑफ टी आइडेंटिटी आएगा, 1 की बात हो रही है, तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था। देखो टी ऑफ एस क्या है, पहले तो ये ध्यान रखो, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, मैट्रिक्स लिखो पहले तो। टी के कोरस्पॉन्डिंग आपकी मैट्रिक्स बनेगी एम, मान लूँ अगर इसको मैं, तो बनेगी आपकी 3x4 की, ठीक है। एस की बात करें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी ए मान लेता हूँ, वो बनेगी आपकी 4x3 की। इन दोनों की पॉसिबल है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो गया, टी ऑफ एस दिया हुआ है। अब ये मैट्रिक्स जो भी आएगी नई मैट्रिक्स बी, वो 3x3 की ही आएगी, इसने उसको आइडेंटिटी दे दिया, ठीक है। आइडेंटिटी दिया हुआ है। अब आइडेंटिटी दिया हुआ हमें पता है आइडेंटिटी मैप क्या होता है, 1 होता है पक्का क्योंकि उसी को उसी पे लेके जाएगा, तो एक को दो के ऊपर तो लेके नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इसके अकॉर्डिंग, वो अगर हम ऐसी स्पेसिस माने u से v के ऊपर जो 3 3 हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर फाइनाइट डिमेंशनल है 1 हो जाए तो वो ऑन टू को इम्प्लाई कर देता है, ऑन टू हो जाए तो 1 इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो यानी इसने इनडायरेक्टली हमें 1 प्लस ऑन टू दोनों दिया हुआ है। टी ऑफ एस के बारे में आइडेंटिटी दे करके इसने क्या दिया हुआ हमें, 1 ऑन टू। हमने यही कंसेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि नीचे बात ही 1 ऑन टू की हो रही थी, ठीक है। अब मैंने बताया था रिजल्ट कि अगर टी ऑफ एस आपको 1 दिया जाए, क्या टी ऑफ एस 1 दिया जाए तो राइट साइड वाला 1 होगा, एस इज 1, ठीक है जी। एंड टी ऑफ एस ऑन टू दिया जाए तो वो क्या होगा, टी इज ऑन टू। अब देखो
यानी कि ओवरऑल हमें ये मिल गया। ओवरऑल हमें जो गिवन कंडीशन थी हम पहुंच गए एस के ऊपर अलग से, टी के ऊपर कि S11 होगा, T ऑन टू होगा। अब चलें ऑप्शन की तरफ। ये बोल रहा है कि S ऑफ T जो है वो आइडेंटिटी मैप होगा R4 का। ठीक है, अब देखो अगर आपने S और T की आइडेंटिटी मैप लिया, S ऑफ T को आइडेंटिटी मैप, फिर यह क्या होगा, S ऑफ T 11 ऑन टू आ जाएगा। अगर S ऑफ T को आप 11 लोगे आइडेंटिटी मैप की वजह से, यहाँ देखो आइडेंटिटी मैप दिया हुआ है 4x4 का, यानी दोनों साइड डायमेंशन सेम है, आइडेंटिटी मैप 11 होता है तो ऑन टू भी हो जाएगा। यानी कि इसने क्या बोला कि S ऑफ T करोगे वो भी आपका 11 ऑन टू दोनों होगा। अगर S ऑफ T को 11 करते हो तो T 11 आएगा ना, लेकिन हमें तो क्या होना चाहिए, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग T तो ऑन टू आएगा, तो ये ऑप्शन हम नेगलेक्ट करेंगे। फिर बोल रहा है S ऑफ T 11 होगा, ठीक है, बट नॉट ऑन टू। S ऑफ T इज 11 नॉट ऑन टू। अब हम देखते हैं कि S ऑफ T है वो 11 हो सकता है या नहीं। अगर S ऑफ T को 11 किया, ठीक है, S ऑफ T को 11 किया तो क्या होगा, T 11 आना चाहिए, ये फिर नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान से समझ पा रहे हो ना, क्योंकि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये दो कंडीशन निकाल ली थी। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ये इनको फॉलो करेगा तो ऑप्शन लगाएंगे, वरना हम नेगलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं, S ऑफ T है वो ऑन टू होगा बट नॉट 11। एक है बोल रहा है S ऑफ T नेदर 11 और नॉर ऑन टू, या ना तो वो 11 होगा ना वो ऑन टू होगा। तो इसको देखते हैं, अगर हम S ऑफ T को ऑन टू ले लें, ठीक है, अगर हम S ऑफ T को ऑन टू लें तो वो क्या बताएगा कि आपका S क्या होगा, ऑन टू होगा। देखो S ऑफ T को ऑन टू बोला हुआ है, अगर S ऑफ T ऑन टू हो जाता है तो लेफ्ट साइड वाला आपका ऑन टू होगा। यानी ये क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि जो S है वो आपका ऑन टू है, लेकिन हमारा तो S11 है, तो ये भी आपका ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब एक बचता है वो आप देख सकते हो। तो हमने देख लिया, ना तो वो 11 हो पाएगा ना ऑन टू हो पाएगा। ये ऑप्शन सारे हैं एक जैसे ही, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। देखो यहाँ पे ऑन टू दिया, 11 दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी दिया, ये नहीं बोला कि 11 दिया तो दोनों 11 ऑन टू इकट्ठे दिए हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे 11 यहाँ पे ऑन टू, यहाँ पे बोल दिया कुछ भी नहीं, तो आपका ऑप्शन एक बच गया। तो इस तरह से अगर आपको रिजल्ट ध्यान में होते हैं और आपने प्रैक्टिस की होती है तो आपको पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है जी।